वॉल्वुलस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेली एंड लव में एंडोमेट्रियोसिस। बेली एंड लव में एंडोमेट्रियोसिस यही वॉल्वुलस के बाद डील नहीं किया गया है, बस सिर्फ हेडिंग देकर छोड़ दिया गया है और लिखा गया है कि चैप्टर 87 में इसे कवर किया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है तो मैं बता दे रही एंडोमेट्रियोसिस को यहीं पे। ये एक्चुअली गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और गायनी में इससे डील किया जाता है, लेकिन इस गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से कुछ सर्जिकल सिचुएशन बन जाता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन जो है कोलॉन में ऑब्स्ट्रक्शन वो कभी कभी देखा जाता है कोलॉन में फाइब्रोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन इस गायनेकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। तो देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। Endometriosis is a chronic gynecological disorder in which endometrial-like tissue Lining of the tissue uterus. similar to the जो यूटेरस के अंदर या एंडोमेट्रियम में जो लाइनिंग होगा वही सेम लाइनिंग, ठीक है, सेम वैसा ही लाइनिंग यूटेरस के बाहर इधर उधर करके डेवलप होगा, ग्रो करने लगेगा एबनॉर्मली। तो these ectopic implants remain hormonally responsive and undergo cyclical changes similar to the normal endometrium। तो हॉर्मोनली ये एक्टिव भी होता है, रिस्पॉन्सिव भी होता है। जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अप डाउन होगा तो जो चेंजेस यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम का होता है उस हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन के रिस्पॉन्स में वही सेम चेंजेस हमको बाहर भी जो एक टॉपिक ग्रोथ हुआ था, एक टॉपिक इम्प्लांट्स हुआ था एंडोमेट्रियल लाइक टिश्यू का, उसमें भी वही सेम चेंजेस हमको देखने को मिलता है। यही एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस है कि एंडोमेट्रियल लाइक टिश्यू के अलावा यूटेराइन कैविटी यूटेरस के बाहर आउटसाइड कहीं पे भी एबनॉर्मली ग्रो कर जाए, ठीक है, डेवलप कर जाए। ये हुआ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस होता क्यों है, मतलब क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस में? नॉर्मली एंडोमेट्रियम इज प्रेजेंट ओनली इनसाइड द मेट्रियल लाइनिंग, यूट्रस के अंदर ही सिर्फ होगा। और फिर जो एंडोमेट्रियल लाइक टिश्यू है वो कहाँ लोकेट हो जाता है एंडोमेट्रियोसिस के टाइम में? यूटेरस के बाहर डेवलप हो जाता है। तो ये जो एक्टोपिक टिश्यूज है वो हाईली रिस्पॉन्सिव होता है सिस्टमिक हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के। कौन सा हार्मोनल फ्लक्चुएशन? ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सब। ठीक, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में ईस्ट्रोजन राइज करेगा तो उससे क्या होगा? एक्टोपिक टिश्यू प्रोलिफरेट कर, मतलब अगर ईस्ट्रोजन राइज करता है तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी तो थिकन होता है, वो भी तो प्रोलिफरेट कर। जब ये प्रोलिफरेट करेगा तो इसके बाहर जहां कहीं पे भी एक्टोपिक टिश्यू है वो भी प्रोलिफरेट करेगा उसके साथ में, क्योंकि वो हार्मोनल रिस्पॉन्सिव होता है। उससे क्या होगा? अब जो ये एक्टोपिक टिश्यू है जो प्रोलिफरेट कर रहा है, प्रोलिफरेट करते करते ये थिक हो जाएगा, थिक होगा। फिर उसके बाद जब मेंसेस आएगा तो जैसे एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेक डाउन होता है वैसे इस टिश्यू का भी ब्रेक डाउन होगा, फिर ब्लीडिंग भी होगा ब्रेक डाउन होने की वजह से। तो क्या होता है, जब यूटेरस के का जो नॉर्मल एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो इसके पास तो एग्जिट पॉइंट है कि बॉडी से बाहर निकल सके। मेंसेस में तो ये जो ब्लड यहाँ से निकल रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, जो टिश्यूज है ब्लड वो सब बाहर तो जा रहा है बॉडी के, लेकिन अगर यही एंडोमेट्रियल लाइक टिश्यू जो एक्टोपिक टिश्यू है वो अगर कहीं इधर उधर एबनॉर्मल जगह पर डेवलप हो जाए तो उसके पास तो कोई स्पेस ही नहीं है कि वो बॉडी से एग्जिट आउट हो सके, वो तो उसी एरिया में ट्रैप होके रह गया। ये दिक्कत है इसमें। और अगर वो ट्रैप हो गया ब्लड वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर फाइनली क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। कॉमन साइट क्या है एंडोमेट्रियोसिस का? कहाँ कहाँ हो सकता है? ओवरीज हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब हो सकता है, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, ये जो है ये लिगामेंट यूटेरोसैक्रल लिगामेंट हो सकता है, पाउच ऑफ डगलस, ये पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। रेक्टम और यूटेरस के बीच में जो पेरिटोनियम का जो एक सैक बन रहा है उसे हम पाउच ऑफ डगलस कहते हैं, इसमें भी बन सकता है। फिर पेल्विक पेरिटोनियम, ब्लैडर,
और रेक्टम एंड सिग्मॉइड, इन सब एरिया में हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है एंडोमेट्रियोसिस। इसके अलावा अगर हम ये एरिया छोड़ दें तो इसके अलावा और कहाँ देखने को मिलेगा? एक्स्ट्रा पेल्विक साइट क्या क्या है? ये रेयर है, मतलब ये उतने कॉमनली फाउंड नहीं मिलते हैं। जैसे डायफ्रागम भी हो गया, लंग्स पे, प्लूरा पे, सर्जिकल स्कार, जो ये सर्जिकल स्कार है अंदर की तरफ से, ये सर्जिकल स्कार है अंदर की तरफ से, वहां पे वो डेवलप हो जाता है। सी सेक्शन एग्जाम्पल है, जैसे सी सेक्शन में जो सर्जिकल स्कार होता है, अम्बलाइकस पे भी हो सकता है, एब्डोमिनल वॉल पे हो सकता है। ठीक है, अब हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। क्या होता है एक टॉपिक इम्प्लांटेशन में, एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो स्टैब्लिश करता है यूटेरस के बाहर, आउटसाइड द यूटेरस। अब जब ईस्ट्रोजन का लेवल राइज होता है तो इसका ग्रोथ स्टिमुलेट होता है। उसके बाद फिर टिश्यू शेड होता है, ब्लीड होता है विद एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे मेंस्ट्रुएशन में नॉर्मल एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेकडाउन होता है, ब्लीडिंग होता है, वैसे इसका भी होता है। ये एक्टोपिक इम्प्लांटेशन भी शेड होता है, ब्लीड होता है। फिर कोई नेचुरल आउटलेट नहीं होता है एग्जिट करने के लिए, तो ब्लड जो है वो ट्रैप होकर रह जाता है। रिपीटेड माइक्रो ब्लीडिंग होता है और ये जो है ये हेवीली इरिटेट करता है सराउंडिंग टिश्यू को, जिसके वजह से इम्यून सिस्टम अटेम्प्ट करता है कि वो खुद से उसको रिपेयर करे। तो रिपेयर करने के चक्कर में फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है वहां पर टाइम के साथ। अब ऑर्गन जो है वो फिजिकली दोनों आपस में स्टक हो चुका है फाइब्रोसिस टिश्यू की वजह से। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये फेलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, यहाँ पे फाइब्रोसिस हुआ, यहाँ पे फाइब्रोसिस हुआ, धीरे धीरे फाइब्रोसिस बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, ये आपस में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, स्टक टुगेदर। फाइब्रस, इसको हम फाइब्रस एडहेशन कहते हैं। ऑर्गन्स फ्यूज्ड बाय फाइब्रस स्कार बैंड्स, आपस में फ्यूज हो गया। तो अब क्या हो गया, इसका एनाटॉमी चेंज हो जाएगा वैसे करके। तो अब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इन एंडोमेट्रियोसिस, रिपीटेड पेल्विक माइक्रो हैमरेज, जो हैमरेज होगा तो ये ट्रिगर करेगा किसको, मैक्रोफेज के एक्टिवेशन होगा। ठीक है, और ये मैक्रोफेज क्या करेगा, वो दौड़ता हुआ वहीं जाएगा कि हम ओल्ड ब्लड को क्लियर कर दें, साइटोकाइन रिलीज करेगा और ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करेगा, जिससे स्ट्रक्चरल रीमॉडलिंग होगा। बार बार पेल्विक इन्फ्लामेशन होता रहेगा, इसके वजह से जो एनवायरनमेंट है वो काफी हॉस्टाइल हो जाएगा और उसके वजह से सीवियर पेन होगा, इनफर्टिलिटी होगा, डिजीज का प्रोग्रेशन होगा। अडहेशन क्या था, यही अडहेशन था। फाइब्रस टिश्यू की वजह से दो एनाटॉमिकल ऑर्गन जो पहले साथ में कभी फ्यूज नहीं थे, दोनों सेपरेट थे, वो दोनों फाइब्रस टिश्यू की वजह से आपस में अटैच हो गए, इसी को अडहेशन कहते हैं। तो अडहेशन क्या है, एबनॉर्मल फाइब्रस बैंड्स है दैट स्ट्रक्चरली कनेक्ट ऑर्गन्स दैट आर नॉर्मली कंप्लीटली सेपरेट। नॉर्मली वो कंप्लीटली सेपरेट था, लेकिन अब ये जो फाइब्रस बैंड है ये दो स्ट्रक्चरली सेपरेट ऑर्गन्स को कनेक्ट करते रहे आपस में। एग्जाम्पल वही फेलोपियन ट्यूब और ओवरी वाला, पहले दोनों अलग रहते हैं लेकिन बाद में फाइब्रस टिश्यू की वजह से दोनों अटैच हो जाते हैं, और ये क्या करता है, पेल्विक एनाटॉमी को डिस्टॉर्ट कर देता है। कंसिक्वेंस क्या हो सकता है इस एडहेशन की वजह से, पेल्विक पेन हो सकता है, डिस्पैरिनिया हो सकता है, मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, क्योंकि अब एक जो है वो ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा, इतने डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगा। क्योंकि अगर ये दोनों अगर अडहेशन हो गया, ठीक है, इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, पहले ये तो पूरा फ्री था, फेलोपियन ट्यूब तो पहले फ्री था, तो वो इजीली एग को ओवम उसको ट्रांसपोर्ट करता था ओवम को। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये दोनों अडहेयर कर जा रहा है, अडहेशन हो चुका है, ये इसको अपने तरफ खींचेगा, जो भी है। तो क्या हो रहा है, एनाटॉमी जो नॉर्मल एनाटॉमी है ये डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, तो जिसके वजह से अब फेलोपियन ट्यूब के लिए इतना इजी नहीं होगा कि वो ओवम को ट्रांसपोर्ट कर सके। हो सकता है यहाँ कहीं बेंड आ जाए कुछ, क्योंकि वो डिस्टॉर्ट कर रहा है उसका नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अगर ओवरी खींच ही लिया उसको अपने तरफ, अब
कहीं पे बेंड ही हो गया ये फेलोपियन ट्यूब, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, फिर इनफर्टिलिटी हो जाएगा, तो इसके वजह से इनफर्टिलिटी होता है, ऑर्गन का डिस्टॉर्शन होता है, इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस होता है, वो जैसे एन ये ओवरी पे डेवलप हुआ, एक्टोपिक इम्प्लांटेशन हुआ, एंडोमेट्रोसिस हुआ, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन पे हुआ, ठीक, तो क्या होगा, फाइब एडहेशन होगा दोनों के बीच में, फाइब्रस एडहेशन होगा, फाइब्रस टिश्यू यहाँ पे भी डेवलप करेगा, यहाँ पे भी डेवलप करेगा, तो अब यहाँ एडहेशन हो सकता है, तो इसके वजह से क्या होगा, फिर इसका भी तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होगा, तो जो सिचुएशन, जो कंडीशन ओवरी और फेलोपियन ट्यूब के बीच में बन रहा था, जिसके वजह से ओवम जो है वो नॉर्मली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा था यूटेरस तक, वैसा ही सिचुएशन इन दोनों के बीच में भी तो हो सकता है। अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होगा तो स्टूल को भी तो पास होने में दिक्कत होगा, ठीक है, तो ये एक ऑब्स्ट्रक्शन ही तो क्रिएट कर रहा है। तो इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है जिसमें बाउल लूप्स में बिकम ट्रैप लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन। तो एंडोमेट्रियोसिस का इम्पोर्टेंस यही है इस चैप्टर में कि वो एंडोमेट्रियोसिस फाइब्रस एडहेशन की वजह से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को, नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर दे रहा है, और उस डिस्टॉर्शन में कभी कभी इंटेस्टाइन भी पार्टिसिपेट कर जाता है, जिसके वजह से बाउल ट्रैप हो जाता है, उसके बाउल के नॉर्मल पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रहा है, उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक, यही है उसका सिग्निफिकेंस इस टॉपिक का, इस चैप्टर में। यूरिनरी प्रॉब्लम क्या आ सकता है, ब्लैडर और यूटेरल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, एंडोमेट्रियोमा, चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, जब एन एंडोमेट्रियोमा इज अ सिस्ट फॉर्म स्पेसिफिकली व्हेन एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रोज डीप इनसाइड एन ओवरी। जब एक सिस्ट जो है वो मतलब जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू है, जब वो डीप इनसाइड एन ओवरी ग्रो करता है, मतलब ये पूरा ओवरी है, लेकिन एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू कहाँ है, इस ओवरी के अंदर है, ठीक, उसके अंदर ये ग्रो किया है, सिस्ट बना लिया है, तो बार बार क्या हो रहा है, साइक्लिकल ब्लीडिंग हो रहा है उस ओवरी के अंदर, विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ही ब्लीडिंग हो रहा है बार बार, तो ब्लड क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो जा रहा है, और फिर फाइनली ये अपने चारों तरफ एक कैप्सूल बना ले रहा है, और काफी लंबा टाइम हो गया है इस ब्लड को इसी के अंदर ट्रैप होते हुए, तो फिर हीमोलाइसिस होगा, और फिर ये इसी के अंदर ये डिग्रेड करेगा। अब इसके वजह से कलर इसके अंदर चेंज हो जाता है, कलर कौन क्या हो जाता है, थिक डार्क ब्राउन फ्लूइड डेवलप हो जाता है इसके अंदर, और ये थिक डीप ब्राउन देखने को मिलता है, कि इसी चीज को हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। फीचर क्या है एंडोमेट्रियोमा का, ये इसका लोकेशन देखेंगे तो ये ओवरी के अंदर होता है, अपीयरेंस कैसा होगा, थिक डार्क ब्राउन सिस्टिक लीजन होगा, कंटेंट इसके अंदर क्या होगा, हीमोलाइज्ड ब्लड होगा, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, पेल्विक पेन हो सकता है, इनफर्टिलिटी होता है, ओवेरियन टिश्यू डैमेज होता है। क्लिनिकल फीचर क्या है, डिस्मेनोरिया जो कि मोस्ट कॉमन है, क्रॉनिक पेल्विक पेन, डिस्पैरियोनिया, डिस्चेजिया, डिसयूरिया, इनफर्टिलिटी। मैकेनिज्म ऑफ इनफर्टिलिटी इन एंडोमेट्रियोसिस, क्यों हो रहा है इनफर्टिलिटी, एडहेशन होगा, एडहेशन की वजह से पेल्विक एनाटॉमी डिस्टॉर्ट होगा, एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं कर पाएगा, और फाइनली फर्टिलाइजेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो क्या करेगा, पुअर स्पर्म फंक्शन, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की वजह से स्पर्म का फंक्शन पुअर हो जाएगा, एग का क्वालिटी पुअर हो जाएगा, और फिर इम्पेयर्ड यूटेराइन इम्प्लांटेशन, यूटेराइन में जो इम्प्लांटेशन है वो भी इम्पेयरमेंट उसका दिखेगा। सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, बावल का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि फाइब्रोसिस की वजह से इंटेस्टाइनल न्यूमन नैरो हो गया है और अब बावल सही से पास नहीं हो पा रहा है। यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन देख सकते हैं, जिसमें यूरेटर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसके वजह से ब्लॉकेज हो जाएगा, अब वो हाइड्रोनेफ्रोसिस बने होगा, और फिर उससे पोटेंशियल रीनल डैमेज हो सकता है, ऑर्गन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इटियोलॉजी क्या है, एक थ्योरी है, मतलब हाइपोथेसिस ही है कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन थ्योरी है, कि ब्लड जो है वो
इनका कहना है, मतलब ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कहना है कि ब्लड जो है, मेंस्ट्रुअल ब्लड, वो ऐसे नॉर्मली तो बाहर की तरफ फ्लो कर जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर इसका ऑपोजिट फ्लो हो, मेंस्ट्रुअल फ्लो ऐसे ना हो के, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल हो ही रहा है, लेकिन अगर कुछ ब्लड जो है वो रेट्रोग्रेड फैशन में अगर मूव करे, वो फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकल जाए, तो उसके वजह से एंडोमेट्रियोसिस होता है। इनका कहना ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही है कि ब्लड तो नॉर्मली ऐसे वजाइना के थ्रू बाहर आता है, लेकिन कुछ ब्लड हो सकता है जो रेट्रोग्रेड फैशन में फ्लो करे और वो ये फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकल रहा है, ये पेरिटोनियम में चला जाए, फिर कहीं कहीं वो जाके डिपॉजिट हो जाए, फिर वहां से ये एंडोमेट्रियोसिस हो जाए। तो ये इसका पहला एटियोलॉजी है। उसके बाद है सिलोमिक मेटाप्लेशिया थ्योरी है, जिसमें कहा जाता है कि पेरिटोनियल सेल अंडरगो मेटाप्लेशिया। पेरिटोनियल सेल ही क्या है, वो खुद में ही चेंजेस हो जा रहा है, उसका खुद में ही मेटाप्लेशिया हो जा रहा है। स्टेम सेल थ्योरी है, जिसमें कहा जाता है कि स्टेम सेल डिफरेंशिएट करता है इनटू एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू। इम्यून डिसफंक्शन थ्योरी है, जिसमें कहा गया है कि डिफेक्टिव इम्यून सर्वेलेंस फेल्स टू क्लियर एक्टोपिक सेल। उसमें इम्यून सेल का ही मतलब बताया गया है कि इम्यून सेल का प्रॉब्लम है कि वो उस एक्टोपिक सेल्स को क्लियर नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे डिफेक्टिव इम्यूनिटी का डिसफंक्शन बताया गया है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पेन का ट्रायड देखने को मिल सकता है, साथ में इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड क्या है कि डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी विद बायोप्सी कंफर्मेशन। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट हम आइबुप्रोफेन नैप्रोक्सिन देंगे, फिर उससे क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा और पेन रिड्यूस हो जाएगा। हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक एक्सीजन कर सकते हैं, उस लीजन का अब्लेशन एंड एडहेशन है उसी को हटा देंगे। में देख सकते हैं तो हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, साथ में बायलैटरल सैल्पिंगो ओफरेक्टोमी करेंगे।